हाय गाइस, वेलकम टू 9th अगस्त का द हिंदू एनालिसिस। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो कल का बचा हुआ है वो भी करेंगे। यूनिस लेड बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट स्वर्न इन। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है? टेम्परेरी, मतलब ये टेम्परेरी गवर्नमेंट है, परमानेंट नहीं। परमानेंट गवर्नमेंट कब आएगी? इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे और फिर जो लोग जिनको इलेक्ट करेंगे वो परमानेंट होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर मोहम्मद यूनिस जो है नोबेल लॉरिएट है, नोबेल प्राइज जीता है उन्होंने। ठीक है ना। उनकी एज जो है वो 84 ईयर्स है। चीफ एडवाइजर, अब ये पूरा ही हम एक बार रीडिंग देंगे जल्दी से। अब इसके अंदर क्या है? 17 मेंबर इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश अंडर लीडरशिप ऑफ नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस was sworn in on Thursday, 3 days after Sheikh Hasina stepped down as prime minister and left the country amid mass protests. President Mohammed Shahabuddin administered the oath. अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है। 84-year-old as a chief advisor of interim government and the cabinet members local time of the ceremony. Military officers, Bangladesh Nationalist Party Secretary General Mirza Fakhrul Islam, Jamaat-e-Islami, एज वेल एज फॉरेन डिप्लोमेट्स फ्रॉम यूके, जापान, चाइना, ये लोग प्रेजेंट थे वहाँ पर। फिलीपींस, ईरान, नेदरलैंड्स वर प्रेजेंट एट द सेरेमनी, फॉरेन डिप्लोमेट्स। नोवा वन ऑफ द अवामी लीग वॉज प्रेजेंट। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है वो रियून हो गया था। अब जो जहाँ से चलाएंगे वो कहीं और से चलाएंगे। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने बोला है, कन्वेड बेस्ट विशेस टू मोहम्मद यूनिस हु टुक चार्ज एज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश एंड अर्ज्ड हिम टू इंश्योर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। वहाँ पर जो है हिंदू कम्युनिटी के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप इस चीज़ को रोकिए। आफ्टर द प्रोटेस्ट, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर अब मोहम्मद यूनिस took over as chief advisor of 17 member cabinet, 17 member government in Bangladesh, एक मिनट, with as chief advisor along with cabinet। ठीक है ना, ये लिखते हैं हम। अब यहाँ पर ये बन गए हैं। ओथ किसने दिलवाई? ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये है और कुछ नहीं है, ये चीज़ पता होनी चाहिए हमें। आगे चलेंगे। फॉर्मर बंगाल चीफ मिनिस्टर बुद्धादेव भट्टाचार्य डाइज। ही वाज Communist Party of India State Secretary Mohammad Halim said the chief minister fell ill in the morning and passed away at 8:20. ठीक है। तो फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर बुद्धादेव भट्टाचार्य डाइड। तो हमें ये पता होना चाहिए ही वॉज द फॉर्मर, रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। विनेश फोगट अनाउंसेस रिटायरमेंट। उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। रेसलिंग 50 kg कैटेगरी ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई थी 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से। बट यहाँ पर विनेश फोगट का अब लिखेंगे विनेश फोगट। क्या बोला है उनको हरियाणा सरकार ने? हरियाणा गवर्नमेंट announced that it would treat Fogat at par with an Olympic silver medalist and give her same prize money and facilities। तो चीफ मिनिस्टर ने, नायाब सिंह ने बोला कि हमारे लिए वो चैंपियन है, हम तो वैसा ही उनको ट्रीटमेंट देंगे, वही फैसिलिटीज़, वही अवार्ड्स मिलेंगे जैसे कि एक सिल्वर मेडलिस्ट को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। उसके बाद आगे चलेंगे।
नीरज चोपड़ा का जो है सिल्वर मेडल आया. नीरज चोपड़ा वन सिल्वर मेडल इन javelin इवेंट इन पेरिस ओलंपिक्स. ठीक है ना. कितने का थ्रो फेंका उन्होंने? 89.45 मीटर का. ठीक है ना. फर्स्ट कौन आया? अरशाद नदीम. अरशाद नदीम कहाँ के हैं? पाकिस्तान के. पाकिस्तान के. उनका थ्रो कितने का था? 92.97 मीटर का. ठीक है. अब हम क्या प्रे करें कि आने वाले टाइम पे नीरज चोपड़ा का भी 90 बहुत आराम से क्रॉस होने लग जाए. ये हमें उनको एनर्जी भेजनी चाहिए. ठीक है ना. यस. उसके बाद आरबीआई का रेपो रेट. रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिसपे बैंक पैसे उठाता है आरबीआई से. आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. ठीक है ना. आरबीआई के गवर्नर का नाम हमेशा याद रखना होता है. आरबीआई गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांता दास. शक्तिकांता दास. तो रेपो रेट उन्होंने बढ़ाया नहीं है. रेपो रेट क्या है? वो रेट जिसपे बैंक आरबीआई से पैसे लेता है. उसके बाद बात करी जा रही है इंडिपेंडेंस डे सिक्योरिटी की, तो पढ़ लेते हैं. स्नाइपर, स्वॉट कमांडर, शार्प शूटर्स, एआई बूस्ट टू इंश्योर रॉबस्ट सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे. 700 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सीसीटीवी कैमराज है. ठीक है. कैमरा फीचर्स इंक्लूडिंग पैन, टिल्ट, जूम कैपेबिलिटी, फेशियल रिकॉग्निशन, ये सब है. एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस गन, नो काइट फ्लाइंग अराउंड रेड फोर्ट, इंटेंसिफाइड पेट्रोलिंग, स्नाइपर्स, ये सब जो है लगाया जा रहा है. इसमें से हमें नोट नहीं करना होता बट पता होना चाहिए. उसके बाद हम यहाँ पे फिर से विनेश फोगट की बात है. इट प्रूव टू बी अ टेल सो नियर. मतलब ऐसा लग रहा था बहुत पास पहुंच के पर बहुत दूर चले गए. सॉम्ब्रे का मतलब क्या होता है? डार्क और डल इन कलर. ये वो कैब टर्म है, प्लीज नोट कर लो. ठीक है. अब यहाँ पे द 29-year-old wrestler with roots in Haryana was in red hot form and seemingly the force was with her in women's 50 kg segment. However, hours before the summit clash against Sarah Hildebrand of United States. ये हम लिख चुके हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका किसके साथ था टूर्नामेंट. ठीक है. इन द एक्यूटली रेजर शार्प लाइन्स 100 ग्राम ज़्यादा हो गया. ठीक है. वैसे ये है पहले 53 कैटेगरी में 53 kg कैटेगरी में खेलती थी. इस बार 53 कैटेगरी में अंतिम पंगल गई हैं. 53 kg कैटेगरी में कौन गई है? अंतिम पंगल. ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. द इंश्योरिंग एक्स्ट्रा किलोज जो है वो आए. उसके बाद उन्होंने किसको बीट किया था? विनेश एक्वायर्ड अ मासिव हेलो थ्रू द डे टॉपिंग डिफेंडिंग चैंपियन यूई सुसाकी. यूई सुसाकी को हराया ऑफ जापान एंड इवेंचुअली गेटिंग पास्ट क्यूबास यूसनेसी. तो ये ठीक है ना एट सेमीफाइनल. तो उन्होंने एक दिन पहले किसको हराया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने लिख लिया मैच किसके साथ होना था पर एक दिन पहले किसको हराया ये हमने नहीं लिखा है अभी तक. विनेश टॉपल्ड डिफेंडिंग चैंपियन. मतलब पिछली बार की चैंपियन को हरा दिया. डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ जापान यूई सुसाकी एंड क्यूबास. फिर उसके बाद किसको हराया? क्यूबास यूसनीलिस गुजमान लोपेस इन सेमीफाइनल. ये सेमीफाइनल में हराया. तो एक दिन पहले वो इसमें हरा चुकी थी. ठीक है ना. एक दिन 2 दिन का कंपटीशन था. एक दिन उनका वेट 50 kg के जितना आया उससे कम आया. 49.90 kg आया उस दिन. उन्होंने पूरी फाइट करी. अगले दिन उनका वेट 50 kg 100 ग्राम्स हो गया और फाइट के बाद उनका 52.7 ग्राम्स हो गया था क्योंकि खिलाया पिलाया गया, फाइट के लिए एनर्जी दी गई. तो ये एक बैड लक हो गया उनके साथ. अब आगे चलेंगे. गिल्टी ऑन सर्च ऑलमोस्ट अ क्वार्टर सेंचुरी आफ्टर. एंड अब यहाँ पर ये यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसके अंदर गूगल को बोला गया, जो हमने नोट करा था कि जो गूगल है वो क्या कर रहा है? वो मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहा है अपने सर्च इंजन की. ठीक है ना. और सुप्रीम कोर्ट यूएस के कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो है ये एंटी ट्रस्ट एक्ट जो यूएसए का है उसके अगेंस्ट है. ठीक है ना. द रफली 3-year long लीगल प्रोसेस विच बिगैन विद डिस्कवरी प्रोसीजर इन January 2021 आफ्टर द court consolidated two United States versus Google, Colorado versus Google.
तो उसके अंदर क्या कहा, गूगल इज मोनोपोलिस्ट एंड दे इट हैज वायलेटेड सेक्शन 2 ऑफ शेरमान एंटी ट्रस्ट एक्ट बाय स्टिफलिंग कंपटीशन टू प्रोटेक्ट इट्स monopoly position. The search giant was accused of using dominant position in online search market by cutting exclusive deal with smartphone makers. तो ये अगर आप लिखना चाहते हैं और डिटेल में तो लिख सकते हैं. तो क्या बोला, गूगल इज मोनोपोलिस्ट की मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहा है अपने, एंड वायलेटेड, ये वैसे हम लिख चुके हैं, वायलेटेड सेक्शन 2 ऑफ शेरमान एंटी ट्रस्ट एक्ट बाय स्टिफलिंग competition to protect its monopoly position. Search giant accused of using dominant position in online search market by cutting exclusive deals with smartphone makers. Pre-upload Google search engine, pre-upload Google search on their handsets as a default सर्च इंजन. तो वो क्या करे कि कोई और सर्च इंजन आए तो उन्होंने बिग स्मार्टफोन मेकर्स के साथ डील कर दी और क्या करते थे, हैंडसेट में प्री लोडेड होता था क्या, गूगल का सर्च इंजन. तो वो यूएसए वाले कहते दिस वायलेट्स आवर एक्ट, ये वाला एक्ट वायलेट करते हो, डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज किया है. तो ये यूएसए और गूगल का केस जो है वो आया है. आगे चलेंगे. With events in Bangladesh unfolding at a rapid pace, rapid मतलब बहुत तेजी से, this writer recalls the events of February 2009 when Prime Minister Sheikh Hasina faced a major crisis within 2 months of taking oath. The mutiny of Bangladesh Rifles, a paramilitary force, where the rebels took over the BDR's headquarters in Dhaka, left 74 dead. अब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश वाला जो ये सीन है, ऐसा सीन बांग्लादेश का सीन 2009 में भी हुआ था. 2009 में क्या हुआ था, 2009 में जो बांग्लादेश राइफल्स हैं, दैट इज BDR, दैट इज पैरा मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है ना. द म्यूटिनी ऑफ BDR, म्यूटिनी थी, पैरा मिलिट्री फोर्स व रिबेल्स टुक ओवर BDR's हेडक्वार्टर, ठीक है ना. BDR के हेडक्वार्टर टुक ओवर कर लिए थे इन ढाका और बहुत लोग मर गए थे. बट देन शी कुड स्टे इन पावर, अनरेस्ट रहा था तब भी, बट शी स्टेड इन पावर because had backing of students and democratically elected थी. गरीब लोग, वुमेन, स्टूडेंट्स एंड वुमेन ने बहुत ज़्यादा इनका साथ दिया था, ठीक है ना. इलेक्टेड हुई थी तो लोगों ने किया. बट वही 2024 में वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस भी रिग्ड थे, मतलब चीटिंग हुई थी इलेक्शंस में. वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस में चीटिंग हुई थी 2024 में. ये एक मेजर रीज़न बना. लोग जो है इकोनॉमिक क्राइसिस भी, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए. ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पर हो रहे थे. ऑपोजिशन को इन्होंने जेल में डाला हुआ था. जो इस बार इलेक्शन हुए 2024 में, उसमें ऑपोजिशन ने बायकॉट किया हुआ था. तो ये बोला है, ठीक है ना. अब ये आपको पता होना चाहिए. बट ये 2009 वाला क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेडली क्लैट में आ सकता है और किसी एग्जाम में नहीं आएगा. आगे चलेंगे. उसके बाद बांग्लादेशी जमात ए इस्लामी विच हैड अनलीश्ड इस्लामिक जिहादिस्ट वायलेंस 2006-7, वायलेंस अगेंस्ट अवामी लीग.
तो मतलब ये बोल रहे हैं कि ये रीजंस ढूंढ रहे हैं बेसिकली कि क्यों हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बात करें, द सिचुएशन इन बांग्लादेश इज डिफरेंट देन व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, ठीक है ना। इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ऐसा नहीं था कि कोई मिलिट्री पावर ले लिया कुछ और, ये ऐसा हुआ है म्यांमार में जहाँ पर मिलिट्री पावर में आ गई। बट बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री ने फैसिलिटेट किया है कि वो चली जाए और नई गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आ जाए, ऐसा बोला जा रहा है। इसमें से कुछ भी नोट करने वाला नहीं है। In mid-June, the Madras High Court set aside the conviction of a man who had been accused of rape in POCSO Act. POCSO Act क्या होता है? जब आप माइनर के साथ रेप करते हो, मतलब बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स के साथ सेक्स करते हो, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स के साथ सेक्स करते हो, ठीक है ना, तो पॉक्सो लग जाता है। अब यहाँ पर रेप किया, कन्विक्शन हो रखी थी। कन्विक्शन का मतलब क्या है? प्रूवन गिल्टी। ही वॉज प्रूवन गिल्टी। मद्रास हाई कोर्ट में आया, नीचे वाले कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई रेप कमिट किया है। बट जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि नहीं। किसके बेसिस पे? डीएनए टेस्ट के बेसिस पे। तो जहाँ पर कन्विक्शन किसके बेसिस पे हुई थी? केस सुन लो पूरा फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कन्विक्शन हुई, ठीक है ना। बंदी ने कहा कि यार रेप हुआ मेरा, ठीक है ना। अरेस्ट कर लिया गया, केस चला। जब बंदी से ट्रायल में पूछा गया, कोर्ट के आगे पूछा गया, तो उसने कहा कि मैंने झूठ बोला था, मेरा कोई और लवर था, उसके साथ मेरे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे, वो कवर करने के लिए, और वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, तो इसलिए उसने कवर करने के लिए इस इंसान पे इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है ना। और जो डीएनए आया है वो डीएनए कितना मैच कर रहा है बच्चे के डीएनए से? डीएनए इतना मैच कर रहा है। अब आप कहोगे कि अगर इतना मैच कर रहा है डीएनए तो फिर गिल्टी होना चाहिए था, राइट। बट डीएनए वो कह रहे हैं कि बड़ी एक अच्छी मतलब बड़ी बात पता चली कि 99.9% आइडेंटिकल होता है ह्यूमन बींग्स में, कुछ ही परसेंट अलग होता है। एंड उसके लिए भी एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो कहें, डीएनए जो स्टडी करते हैं कि हाँ ये सेम है, ठीक है ना। नहीं तो मतलब इतना तो सेम ऑलरेडी होता है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने सेट असाइड कन्विक्शन सेट असाइड कर दी कि भाई ये गलत है, आप ऐसे ही एक उस पर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मद्रास हाई कोर्ट set aside conviction of a man who had been accused of rape in POCSO केस, ठीक है ना। पॉक्सो के केस में वो रेप का अक्यूज हुआ था, राइट। रेप का अक्यूज करा हुआ था, ठीक है। कन्विक्शन हुई थी। कन्विक्शन क्यों सेट असाइड कर दी? जजेस हेल्ड प्रोसिक्यूशन हैड नॉट प्रूव द केस अगेंस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एंड उन्होंने क्या कहा? डीएनए टेस्ट। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, हु आर्ग्यूड दैट दो इट वाज सब्सिक्वेंटली प्रूव्ड दैट द विक्टिम फॉल्सली अक्यूज्ड हिम ऑफ रेप, प्रूव्ड विक्टिम falsely accused him of rape. The DNA test established his paternity had dealt the blow leading to his conviction. तो गिल्टी किसके ऊपर? गिल्टी DNA test was the basis on which he was proven guilty. समझ में आ रहा है? ये दो लाइनों से आपको बहुत कुछ समझ में आना चाहिए। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ अपने, कि यहाँ पर जो विक्टिम थी जिसका रेप हुआ, उसने बोल दिया कि मैंने तो यार इस पे गलत इल्जाम लगाए थे, इसने मेरा रेप नहीं किया, मेरा तो कोई और आशिक था, मेरा तो कोई और अफेयर था, मैंने वो छुपाने के लिए इसको डुबो दिया, ठीक है ना। इसने कुछ भी नहीं किया है। डीएनए के टेस्ट के बेसिस पे उन्होंने कह दिया कि नहीं ये तो गिल्टी है। मद्रास हाई कोर्ट में पता चला कि डीएनए, ठीक है ना, कितना मैच करता है? प्रोबेबिलिटी। रिपोर्ट स्टेटेड दैट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ पैटर्निटी ऑफ द एपेलेंट, ठीक है ना। रिपोर्ट स्टेटेड दैट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द पैटर्निटी ऑफ appellant being the father of child of the victim was 99.99998 कुछ परसेंट, ठीक है। जिसमें से हमें क्या बताया जा रहा है कि 99 पॉइंट डीएनए ह्यूमंस का सेम होता है।
तो फिर वो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट रिक्वायर्ड, कि जो कह सके। अगर वो एक्सपर्ट नहीं बोल रहे हैं कि हाँ डीएनए सेम है, तो हम नहीं कंक्लूड कर सकते। देयरफॉर कैसे बोल सकते हो कि रेप हुआ है? ठीक है ना। तो मद्रास हाईकोर्ट ने, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? प्रूवन गिल्टी। मद्रास हाईकोर्ट कहता है भैया क्यों, क्यों, कैसे? ठीक है ना। और ये विक्टिम झूठ बोलती है, आपकी इसकी क्या ओपिनियन है यार? बहुत बुरा लगता है मुझे जो ये लड़कियां झूठ बोलती हैं। मतलब क्यों? जिंदगी बर्बाद हो जाए। जो ये इंसान की बात कर रहे हैं ना, मिनिमम 5 से 10 15 साल इसकी जिंदगी का खत्म, और वो वाले ईयर्स गए होंगे जहाँ पे खत्म है इसकी जिंदगी। आगे भी आगे चलते हैं। उसके बाद इंडिया टू होस्ट शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल्स इन अक्टूबर। इंडिया शूटिंग वर्ल्ड कप के फाइनल्स होस्ट करेगा। ठीक है ना। इंडिया टू होस्ट शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल्स इन अक्टूबर। फाइनल्स होस्ट करेंगे कहाँ पर? अक्टूबर में। ठीक है ना। उसके बाद मीराबाई फिनिशेस फोर्थ। तो मीराबाई जो है वो वेट लिफ्टिंग में फोर्थ आई हैं। मीराबाई चन्नू, मीराबाई, मीराबाई चन्नू। ठीक है ना। फोर्थ इन 200 kg कैटेगरी। ठीक है ना। तो ये है, फोर्थ आई है। चलो आगे चलते हैं। अरशद, ये हमने लिख लिया। 92.97 जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है ना। फर्स्ट अथरो, सेकंड फाइनल फॉर दैट ही इम्प्रूव्ड ऑन, he bettered an Olympic record that stood for 16 years। ओलंपिक रिकॉर्ड ही तोड़ दिया किसने? अरशद ने, जैवलिन थ्रो में। ठीक है ना। तो फर्स्ट थ्रो 92.97 मीटर का था। ये मैंने देख लिया था फर्स्ट थ्रो, मेरे को कल बैठी हुई थी रात को देख रही थी, मैंने कहा यार ये ज़्यादा ही हो गया है। हमारे वाले की बेचारे का इतना कभी गया नहीं किसी फाइनल में। चलो अब इम्प्रूव हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही, तो ओलंपिक का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इन्होंने। आगे चलेंगे। ठीक है ना। रेसलर अंतिम पंगल इज रिटर्निंग होम फ्रॉम पेरिस ओलंपिक गेम्स फॉलोइंग अ डिसिप्लिनरी ब्रीच, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सेड। आईओए डिड नॉट गिव एनी डिटेल्स बट द इंडियन मीडिया रिपोर्टेड पंगल्स सिस्टर हैड ट्राइड टू एंटर द गेम्स विलेज यूजिंग हर accreditation। क्यों यार, मतलब क्या? इंडियन रेसलर अंतिम पंगल रिटर्निंग होम फ्रॉम पेरिस ओलंपिक गेम्स डिसिप्लिनरी ब्रीच। आपकी इसके पे क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है मतलब क्या बोलो यार, इतना पैसा लगा के भेजते हैं, कोई तो मेडल, मेडल क्या, गेम तो खेल कर आओ। ये क्या है? तो अपनी बहन को लेके क्यों गए थे? चलो कुछ भी नहीं कह सकते। कई लोग कहेंगे कि वो चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है, यस चाहिए होता है, बट फिर भी ऐसा तो नहीं करना चाहिए। गलत में क्यों एंटर करवा रहे हो? इंडिया ब्रोक अ 4 डिकेड लॉन्ग जिंक्स। हॉकी में हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया है। इंडियाज फोर्थ ब्रॉन्ज एंड 13th ओलंपिक मेडल इन हॉकी। ठीक है ना। हमने किसको हराया? स्पेन को हराया। ठीक है ना। और यहाँ पर PR श्रीजेश फेयरवेल, ठीक है ना, रिटायरमेंट ले गए। ठीक है आगे चलेंगे। उसके बाद Israel revokes status of Norway envoys to Palestine। Israel says on Thursday it was revoking the diplomatic status of Norway's envoys to the Palestinian Authority, accusing Oslo of Israel revoked diplomatic status of Norway's, मतलब कि हम नहीं मानते कि ये इन्वॉय भी है टू पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। ठीक है ना। अक्यूज्ड नॉर्वे, अक्यूज्ड इट ऑफ एंटी इजराइल
बिहेवियर, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, सेड ही डिक्लेयर्ड पैलेस्टीन स्टेट। नॉर्वे रिकॉग्नाइज्ड, क्या किया नॉर्वे ने, नॉर्वे रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीनियन स्टेट। अब क्या कर रहा है, बैकिंग ऑफ पेंडिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट केस, क्रिमिनल केस implicating Israeli leaders in war crime, ठीक है ना। तो वॉर क्राइम के अंदर उनको बोला जा रहा है, जो केस किया हुआ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उसको बैक कर रहा है नॉर्वे। नॉर्वे ने पैलेस्टीनियन स्टेट रिकॉग्नाइज कर ली, इसलिए इसराइल जो है वो कह रहा है कि भाई हम तो डिप्लोमेटिक स्टेटस नॉर्वे का वो ही नहीं करते, नॉर्वे के साथ मतलब अब ये अलाइन नहीं करेंगे। उसके बाद ईरान के, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो क्या करते हैं, वो एक इंजेक्शन दे देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर तो टांगते हैं ना, अगर किसी को मारना हो, सजा देनी हो, तो वो इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है ना। किसका इंजेक्शन देते हैं, लीथल इंजेक्शन, कोई डेडली इंजेक्शन दे देते हैं। उसके बाद बात चल रही थी इंश्योरेंस पे जो 18% जीएसटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि स्टेट भी जो है उसके जो प्रीमियम पे है टैक्स लगाती है और वो खाती है, और जीएसटी काउंसिल में ये डिसाइड होगा, क्योंकि स्टेट को भी गिव अप करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि जो आप लोग बोल रहे हो ना कि टैक्स लगाया हुआ, टैक्स लगाया हुआ, ऑपोजिशन बोल रही है, तो जो आपकी स्टेट्स में गवर्नमेंट है उनको भी जीएसटी काउंसिल में ये गिव अप करना पड़ेगा, तो ये टैक्स जो है गिव अप हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है, स्टेट वालों ने भी टैक्स लगाया हुआ है, आपको भी गिव अप करना पड़ेगा। MPs belonging to all parties will participate in motorbike rally to commemorate national flag on August 13 ahead of Independence Day celebration। तिरंगा रैली क्या निकालेंगे, तिरंगा रैली। कौन सी रैली निकालेंगे, तिरंगा रैली निकालेंगे, ठीक है ना। MPs belonging to all parties to participate in motorbike rally, ठीक है ना, to commemorate national flag on 13th August, ठीक है ना, is part of हर घर तिरंगा campaign which will be celebrated from 9th August to 15th August, ठीक है ना। यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री के करिए, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री। एम क्या है इसका, एम इन्वोक फीलिंग ऑफ patriotism and awareness about national flag, ठीक है जी, ये है तिरंगा रैली। उसके बाद आगे चलेंगे, इसमें से क्वेश्चन आएगा, इन अ डिसीजन दैट विल मेक ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया मोर accessible and affordable in local market, union government has decided to waive the requirement for clinical trials in India if the drugs are approved in the US। union government लिखेंगे, union government has waived off the requirement for clinical trials in India if the drugs are approved in
US, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कनाडा और यूरोपियन यूनियन। अगर कोई मेडिसिन जो है उनको यहाँ पे इन कंट्रीज में अप्रूवल मिला हुआ है तो फिर इंडिया में उसको क्लिनिकल ट्रायल्स करने की ज़रूरत नहीं है। A set of 5 categories for new drugs that will be considered for Indian market। ठीक है ना, इसमें set of 5 categories for new drugs that will be considered for Indian market। ड्रग्स फॉर द रेयर डिजीज जीन, ठीक है ना, एग्जाम्पल रेयर डिजीजेस ले रहे हैं जैसे जीन थेरेपी, जीन एंड सेलुलर थेरेपी, वो वाले ड्रग्स को, ठीक है ना, अलाउ करा जा रहा है। तो इससे ड्रग्स ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल का खर्चा नहीं होगा तो वो एक्सपेंस नहीं लगेगा उसके अंदर। ठीक है, एज पर रूल 101 ऑफ, अब इसमें ये किसने किया है, ये जो है ये अप्रूवल क्या है, सेंटर ऑर्डर इशूड बाय इंडिया ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी। इंडियन ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी जो है उन्होंने ऑर्डर इशू किया है। ठीक है ना, तो लिखेंगे ये 1 हो गया ना, ये 2 हो गया। ऑर्डर इशूड बाय इंडियाज ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी। ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी इंडिया की कौन है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कंट्रोल करते हैं, इन्होंने ही ऑर्डर इशू किया है। एज पर रूल 101 ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद अप्रूवल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय ऑर्डर द नेम ऑफ कंट्रीज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर कंसिडरिंग वेवर ऑफ लोकल। तो यहाँ पर कौन सा एक्ट, रूल 101 ऑफ न्यू ड्रग्स, तो तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स हैं कुछ, उसके अंदर इनके पास पावर है। ट्रायल रूल्स 2019 सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद अप्रूवल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई by order for waiver of local clinical trial। ठीक है ना, तो ये कर सकते हैं, किसके पास अथॉरिटी है कि वेवर कर दिया कि क्लिनिकल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन कंट्रीज से ड्रग वहाँ पर हो रखा है, ड्रग्स अप्रूव हो रखे हैं, तो ये किसके पास पावर है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर के सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद अप्रूवल फ्रॉम यूनियन जो है ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, वक़फ़ बिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। वक़फ़ बिल जेपीसी को रिकमेंड हो गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे वक़फ़ बिल 2024 referred to joint parliamentary committee, that is JPC, joint पार्लियामेंट्री कमेटी। वक्फ बोर्ड किसको, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को रेकमेंड हो गया है। अब ये यहाँ पे कर क्या रहे थे वक्फ वाले, द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 हैज रेफर्ड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थर्सडे आफ्टर यूनियन Minority Affairs Minister Kiren Rijiju introduced it in the Lok Sabha and strong objection from opposition parties were there that it was targeting the Muslim community. The decision to set into JPC came after a 2-hour debate. Lok Sabha Speaker Om Birla informed the House that he will constitute the committee. तो कौन कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है, कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, यहाँ पे लिख लेंगे कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्पीकर ऑफ द हाउस। जो स्पीकर ऑफ द हाउस है
वो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ऑपोजिशन पार्टीज कॉल द प्रपोज अमेंडमेंट टू द वक्फ एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इंटरफेयरिंग विद रिलीजियस मैटर्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। जितने भी NL-60 के बच्चे हैं वो अपने एसे राइटिंग में ये ज़रूर नोट करें, आपको ये पॉइंटर्स मिल सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अटैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉल्ड इट ड्रैकोनियन लॉ, बहुत ही ड्रावना लॉ है। ठीक है ना, डिफेंडिंग द बिल मिस्टर रिजिजू सेड इट मेयरली सॉट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म सजेस्टेड बाय कमिटीज दैट हैव बीन सेट बाय प्रीवियस गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट की ही जो कमिटीज़ हैं जिन्होंने रिकमेंड करी थी चेंजेस, हम वही चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं जो party in power है। Because you Congress couldn't do it, we had to bring these amendments. Some people have captured वक़फ़ boards and this bill has been brought to give justice to ordinary Muslims. वो कह रहे हैं कि वक़फ़ बोर्ड को कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया और हम मुस्लिम्स को ही जस्टिस दिला रहे हैं ये बिल में चेंज करवा करके, ये पार्टी इन पावर कह रही है। दो बीजेपी एलाइज सच एज सो एंड सो एंड सो सपोर्टेड द बिल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो जो बीजेपी के साथ हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट हाउएवर आर्ग्यूड दैट ऑपोजिशन वाज मिक्सिंग अप द इशू। तो ये सारी चीज़ें एंड प्लस यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट आपको नोट करना है, NL-60 वालों को नोट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या नोट करना है, ये वाली पार्ट भी नोट करनी है कि ऑपोजिशन क्या कह रही है, क्योंकि आप ये लिख सकते हो ऐसे में कि भैया ये आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। द वक्फ बोर्ड सीक्स टू मेक फार रीचिंग चेंजेस टू द 1995 लॉ दैट गवर्न्स वक्फ लॉज। ये हमने कल वाले उसमें कर लिया है सारा, कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी, जो कोई भी प्रॉपर्टी होती है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट की है, वक्फ की है या किसी और की है, ये वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करता है और यहीं पे प्रॉब्लम लाई करती है। अब ये पावर कलेक्टर को देने वाले हैं। द बिल इज एन अटैक ऑन द फेथ एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यू आर गोइंग फॉर मुस्लिम्स, नेक्स्ट यू विल बी गोइंग फॉर क्रिश्चियंस, जैन्स एंड पारसीज। वो क्या कह रहे हैं कि बिल जो है वो अटैक किसको कर रहा है, मुस्लिम्स को कर रहा है। आप इसके बाद किसके पीछे पड़ जाओगे, और माइनॉरिटीज के पीछे पड़ जाओगे जैसे क्रिश्चियन, जैन्स और पारसीज। ठीक है, विल इट बी पॉसिबल फॉर अ मुस्लिम और अ क्रिश्चियन टू बी पार्ट ऑफ द बोर्ड। वो कह रहे हैं कि आप बोर्ड का नॉन मुस्लिम्स को पार्ट बना रहे हो, ये गलत है। कोई मुस्लिम हिंदू टेम्पल के बोर्ड का पार्ट बन सकता है। उसके बाद लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, देयर इज सो मच पेन, इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ कंट्री टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। सुप्रिया सुले ने बोला कि आप माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करो, अटैक नहीं करो। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब आर्ग्यूमेंट्स जो हैं चल रहे हैं। एंड जो NL-60 वाले हैं वो ज़रूर इनको पढ़ें, मैं धीरे से निकाल रही हूँ सो दैट आप स्टॉप करके इसको ज़रूर स्टडी करें। ठीक है ना, क्योंकि MCQs में नहीं बट ऐसे राइटिंग में ये बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि पता चल रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं ये पता चल रहा है। ओके, आगे चलेंगे, दैट्स इट, हो गया। सो गाइज loggery.in पर आप चेक कर सकते हैं, जुलाई के करंट अफेयर्स आ चुके हैं, MCQs पे काम चल रहा है। ठीक है ना, आपको बहुत जल्द मई, जून, जुलाई और अगस्त के MCQs साथ में ही मिल जाएंगे। एंड येस, अगर आपको ऑफर चाहिए Jan to जून के MCQs एक साथ चाहिए एंड उस पर एक अच्छा ऑफर चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो कॉमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ, मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर।